गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल रिलेटेड है एशियन गेम्स से। क्या हुआ है, रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेयर्स को चाइना ने एंट्री देने से मना कर दिया। चाइना ने कहा कि आप हांगकांग तक जा सकते हैं और हांगकांग से आगे जाने के लिए आपको एक्रीडेशन कार्ड नहीं मिलेगा, उसके लिए वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। देखो क्या है, चाइना क्या है, अपने अभी रिसेंटली उसने अपना मैप शो किया है और उस मैप में उसने अरुणाचल प्रदेश को अपने चाइना का पार्ट बताया। तो इसे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत बार अपोज किया है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का अभिन्न अंग है, आप इसे अपना पार्ट नहीं बता सकते। एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी प्लेयर एशियन गेम्स के लिए जाता है तो एक वैलिड एक्रीडेशन कार्ड दिया जाता है। एक वैलिड एक्रीडेशन कार्ड होता है, वही एक्रीडेशन कार्ड वीज़ा की तरह वर्क करता है और वो वीज़ा उस पर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मगर अभी चाइना ने कहा है कि एक एक्रीडेशन कार्ड अरुणाचल प्रदेश के जो प्लेयर हैं उनके लिए नहीं मान्य है, ठीक है। उनको ये कार्ड नहीं अलाउ होगा। वूसू प्लेयर हैं, एक्चुअली जो वूसू गेम खेलते हैं उनके लिए ये टेंशन क्रिएट हुई है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं एशियन गेम्स फर्स्ट टाइम कहाँ ऑर्गेनाइज हुए थे और कितनी बार साल में ऑर्गेनाइज होते हैं या कितने साल में एक बार ऑर्गेनाइज होते हैं। देखो एशियन गेम को एशियाड भी कहा जाता है, देखो इसीलिए यहाँ पर एशियाड लिखा हुआ है। तो आप याद रखना, इसे एशियन गेम को एशियाड भी कहा जाता है और ये कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। मतलब एक एशियन कॉन्टिनेंट में मल्टी स्पोर्ट इवेंट है और एवरी 4 ईयर ऑर्गेनाइज होता है। मतलब हर 4 साल में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस टाइम ये चाइना में ऑर्गेनाइज हो रहा है, हांगझू में। लास्ट टाइम इंडोनेशिया में हुआ था और एशियन गेम फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुए थे। न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक डिटेल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन कंपैरिजन टू कॉन्टेक्स्ट। बेसिक क्या है कि एशियन गेम्स इस टाइम कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, लास्ट टाइम कहाँ ऑर्गेनाइज हुए थे, फर्स्ट टाइम कहाँ ऑर्गेनाइज हुए थे। एशियन गेम को एशियाड भी कहा जाता है और हर 4 साल में होते हैं। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। आपको मैं इम्पीचमेंट, इंडियन इम्पीचमेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ थी बाइडन के इम्पीचमेंट से रिलेटेड। क्या हुआ है, रिपब्लिकन ने जैसे ट्रंप को इम्पीच किया था ये डेमोक्रेट्स ने, तो उसी डेमोक्रेट्स का बदला लेने के लिए रिपब्लिकन बाइडन को, मतलब जो रिपब्लिकन जो है डेमोक्रेट से बदला लेने के लिए बाइडन को इम्पीच करने जा रहे हैं। तो हम इम्पीचमेंट का डिफरेंस देखेंगे। आपसे मेरी दरख्वास्त है, हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। आप जितना ज़्यादा कमेंट लाइक करेंगे यूट्यूब के एल्गोरिथम में आएगा, उससे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इनिशिएटिव आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। और अभी रिसेंटली हम पॉलिटी के लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, तो 1 बाय 1 आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कि ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट क्या होता है। देखो इंडियन प्रेसिडेंट का ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट होता है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब केवल दिया हुआ है कि वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको इम्पीच किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 61। मतलब वायोलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 61 में दिया गया है। अगर इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा वायोलेशन किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसे इम्पीच किया जा सकता है। जबकि यूएस प्रेसिडेंट के लिए क्या है, ट्रीजन है, ब्राइबरी है, हाई क्राइम है। मतलब इस आधार पर यूएस प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। अब देखो ओरिजिनेटिंग हाउस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यू शुड राइट डाउन एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है। तो ओरिजिनेटिंग हाउस क्या है, यूएस प्रेसिडेंट को जब इम्पीच किया जाता है तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोअर हाउस से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। जबकि इंडियन प्रेसिडेंट की ईदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, कहीं से भी इम्पीचमेंट की स्टार्टिंग हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो सीनेट से वहाँ स्टार्टिंग नहीं होती है, कैन नॉट ओरिजिनेटेड इन
सीनेट, जबकि लोअर हाउस मतलब जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में कहा जाता है और अपर हाउस जिसे सीनेट कहा जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। तो इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो लोअर हाउस में उसकी इम्पीचमेंट भी हो सकती है और अपर हाउस में भी हो सकती है। आज का आर्टिकल थोड़ा लंबा हो जाएगा मगर आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा कि इम्पीचमेंट में क्या होता है। अब यूएस प्रेसिडेंट के बारे में आप देखिए कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिजोल्यूशन आ गया। रिजोल्यूशन आने के बाद एक कमेटी को रिफर्ड किया जाता है जो जुडिशरी की होती है, ठीक है। अब इस कमेटी को रिफर करने के बाद फिर से उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंट्रोड्यूस करने के बाद सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वेटेड। देखो मैंने आपको कई बार सिंपल मेजॉरिटी समझाई है। हमारे इंडिया में सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, मान लो 543 मेंबर, हमारे 545 मान लो 545 मेंबर जो है हमारे पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा में मौजूद हैं और 545 में से 5 अब्सेंट हैं तो 540 बचे। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। 540 का आप जो है 250 260 मतलब 270 आधा हो गया, मतलब 271 जो है मेजॉरिटी हो गई। तो ये 271 मेजॉरिटी सिंपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये सिंपल मेजॉरिटी होती है। मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका मेजॉरिटी को हम सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बिल लाया जुडिशरी के बाद उसे सिंपल मेजॉरिटी से प्रस्तुत किया जाता है इम्पीचमेंट के लिए। फिर वो इम्पीचमेंट मैनेजर टू प्रोसिक्यूट इन प्रेसिडेंट, मतलब फिर उसको इम्पीचमेंट मैनेजर क्या करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब ट्रायल जो होते हैं वो सीनेट में होते हैं, मतलब लोअर हाउस का काम खत्म हो गया। जो चीफ जस्टिस की कमेटी बनी वो ट्रायल करेगी सीनेट में जाकर। अब ये यहाँ से निकलकर सीनेट में आ जाएंगे और सीनेट में क्या करेंगे, 100 मेंबर को ओथ दिलाएंगे सीनेट में कि आप जो इम्पीचमेंट करने जा रहे हैं इसमें आपकी कोई खामी नहीं है, इसको लीगल तौर से किया जा रहा है। अब इम्पीचमेंट मैनेजर देखो, जो लोअर हाउस में बने थे इम्पीचमेंट मैनेजर वो इधर आ जाते हैं और उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है और जो यूएस प्रेसिडेंट जिसको इम्पीच किया जा रहा है वो डिफेंडेड काउंसिल को लाता है, मतलब अपनी एक काउंसिल बनाता है ताकि वो डिफेंड कर सके अपने चार्जेस को, ठीक है। फिर रिजोल्यूशन पास होता है सीनेट में 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। 2/3 मतलब अगर मान लो किसी भी जगह पर 100 मेंबर हैं तो उसका 2/3 आप 2/3 उसका निकाल लीजिए। वो मेजॉरिटी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें भी देखो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, जो वोटिंग प्रेजेंट है, जो वैकेंट है या फिर जो मेंबर सॉरी जो आए नहीं है वो नहीं काउंट होते। तो यहाँ पर हमने यूएस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात की कि कैसे पहले लोअर हाउस में इम्पीचमेंट प्रोसेस जाती है, फिर एक कमेटी बनाते हैं जुडिशरी के, फिर अगेन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस में जाती है, फिर सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है लोअर हाउस में, फिर इम्पीचमेंट मैनेजर बनते हैं जो प्रोसिक्यूट करते हैं प्रेसिडेंट को। फिर यही केस जो है ट्रायल जो है इम्पीचमेंट में सीनेट में ट्रायल होता है। इम्पीचमेंट मैनेजर सीनेट में जाते हैं, 100 लोगों को शपथ दिलाते हैं कि जो आप इम्पीचमेंट कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उसमें कोई भी खामी नहीं है। फिर आगे क्या करता है, चीफ जस्टिस हेड करता है इस ट्रायल को जुडिशरी का। फिर यूएस का प्रेसिडेंट अपने काउंसिल एक बनाता है ताकि वो डिफेंड कर सके। फिर रिजोल्यूशन को 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दिया जाता है। आपको अगर कोई परेशानी है इसमें तो बेचिंतित रहिए, हम इसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडिया के बारे में भी पूछ सकता है, अमेरिका के बारे में तो पूछ सकता है मगर इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ सकता है, ठीक है। तो अब इम्पीचमेंट इनका कैसे होता है, तो देखो रिजोल्यूशन में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस, ये हम जान चुके कि जब भी प्रेसिडेंट हमारे इंडियन प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा किसी भी हाउस में रिजोल्यूशन लाया जा सकता है। 14 दिन का पीरियड नोटिस देना है और सिग्नेचर होना 1/4 मेंबर के, मतलब कि अगर
आपको इम्पीच करना है प्रेसिडेंट को, तो 14 दिन का आप पीरियड नोटिस देंगे उन्हें कि आपको इम्पीच किया जा रहा है, और उस नोटिस पे 1/4 मेंबर के साइन होंगे, मतलब 540 का 1/4 निकाल लो आप, इस 1/4 मेंबर के साइन होंगे, ठीक है। अब ओरिजिनेट, जहां से ओरिजिनेट होगा उसमें 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, देखो स्पेशल मेजोरिटी है, वहां भी स्पेशल मेजोरिटी थी। देखो स्पेशल मेजोरिटी कई टाइप की होती है, देखो एक स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, अमेरिका वाले केस में हमने देखी। एक स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये क्या होती है, देखो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब 540 का 2/3, मतलब जितने प्रेजेंट हैं उस टाइम, बैकेंड वाले भी माइनस कर दो, उसमें से जो लोग नहीं आए अब्सेंट हैं वो भी माइनस कर दो, तो 500 मतलब 545 मेंबर हैं, तो 5 तो मान लो बैकेंट है, ठीक है, और 5 जो है वो 10 जो है अब्सेंट है, तो 540 में से 15 गए तो 530 बचे। अब 530 का 2/3 निकाला जाएगा, और फिर प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, 545 का 50%, मतलब 545 एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं कितने भी मेंबर छुट्टी पे हैं, कितनी भी सीट वैकेंट हैं, उससे मतलब नहीं है हमें 545 का मेजोरिटी चाहिए, 545 की 50% चाहिए ही चाहिए। तो ये दूसरी तरह की, देखो पहली हो गई 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, दूसरी हो गई 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तीसरी स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस सिंपल मेजोरिटी ऑफ 50% स्टेट। ये फाइनेंशियल केसेस में होती है, जो मैंने आपको पहले बताया था जीएसटी के केसेस में। ये सिंपल मेजोरिटी स्टेट, 50% स्टेट किसी बिल को 50% मेजोरिटी से पास करते हैं, और पार्लियामेंट के द्वारा 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की जाती। चौथी स्पेशल मेजोरिटी आप देख लो, जो प्रेसिडेंट के केस में होती है, ओरिजिनेटिंग हाउस में 2/3 मेजोरिटी टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, मतलब आपके मेंबर छुट्टी पे हैं मतलब नहीं है, आपकी सीट वैकेंट है मतलब नहीं है, आपको 545 का 2/3 चाहिए ही चाहिए। ये है, ये स्पेशल मेजोरिटी। मैंने आपको एक एक चीज समझाई है, आप रिवीजन मतलब इसको रिपीट करके सुनिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं स्पेशल मेजोरिटी के टाइप अलग लेक्चर आपको बना दूंगा। अब अदर हाउस में क्या होगा, अदर हाउस में देखो फिर से वही इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन चार्ज होंगे, प्रेसिडेंट राइट टू मेक, मतलब प्रेसिडेंट अपना किसी को रिप्रेजेंट कर सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, फिर 2/3 मेजोरिटी से टोटल मेंबर ऑफ द हाउस के पास करना पड़ेगा। दोनों के केस में स्पेशल मेजोरिटी है, और स्पेशल मेजोरिटी डिफरेंट टाइप की है। 2/3 चाहिए, चाहे वैकेंट हो चाहे लोग छुट्टी पे हों, हमें मतलब नहीं है, 545 का 2/3 चाहिए ही चाहिए। आप कंपैरिजन देख लेते हैं इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट में। देखो इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट में क्या है, ये ईदर हाउस में इसका इम्पीचमेंट हमने शुरू में डिस्कस किया, ओरिजिनेट हो सकता है। ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होगा, लोअर हाउस में, ठीक है, लोअर हाउस में होगा। ट्रायल ईदर हाउस में हो सकता है इंडिया में, ये सीनेट में ट्रायल होगा, अपर हाउस में, अपर हाउस। रोल ऑफ जुडिशरी का कोई रोल नहीं है इंडियन इम्पीचमेंट में, यहाँ पर जुडिशरी का रोल है, ठीक है। मेजॉरिटी रिक्वायर्ड स्पेशल इन बोथ द हाउसेस, मैंने डिस्कस कर ही दिया स्पेशल में। इसमें सिंपल चाहिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, लोअर हाउस में, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए सीनेट में, अपर हाउस में। ग्राउंड वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इंडियन प्रेसिडेंट का, इसमें ब्राइवरी, ट्रीजन और अदर हाई क्राइम होता। तो देखा हमने ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। आपको कोई दिक्कत आती है मुझे दोबारा से बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो अगला आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगला आर्टिकल जो रिलेटेड है अगला आर्टिकल सब्सिडी से रिलेटेड है। हाँ, सब्सिडी का मैंने डिस्कस किया था। तो सब्सिडी, रीजन ऑफ सब्सिडी। देखो सब्सिडी के क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हैं, अक्सर हमें ये सर्च मारते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे मैं पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, मगर इसको आप नोट कर लेना, किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा कि हार्मफुल इम्पैक्ट सब्सिडी की क्या है। ये मेरे द्वारा खुद टाइप किया गया है। तो इसमें देखो मार्केट डिस्टॉर्शन, पहला क्या हार्मफुल इम्पैक्ट है सब्सिडी का, मार्केट डिस्टॉर्शन होता है। कैसे मार्केट डिस्टॉर्शन होता है,
आर्टिफिशियली लोअर प्राइसिंग, मतलब आप इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रहे हो, उससे प्राइस लोअर हो जा रहे हैं। यूरिया को सब्सिडी दे रहे हो, लोअर प्राइस हो रहे हैं, तो प्राइवेट फर्म को बहुत नुकसान हो रहा है, तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है, लीडिंग टू ओवर कंजम्पशन। जब आप बहुत ज़्यादा सब्सिडी दोगे यूरिया को, तो किसान बहुत ज़्यादा खेतों में डालेंगे, जब बहुत ज़्यादा खेतों में डालेंगे तो ओवर कंजम्पशन होगा। इनएफिशिएंसी तो आती है, आपको पता है, इफिशिएंट नहीं रह पाती है। कोई कोई किसान इतनी खेत डाल देता है कि खेत में का पौधा तक जल जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। कोई कोई आदमी सेब अगर सस्ता मिलता है तो इतना खा लेता है कि उसको ऐसा लगता है आज ही मैं गोरा हो जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दूसरी चीज़ क्या, इनएफिशिएंसी कैसे आती है, ये डिस्करेज करती है इनोवेशन को। इफिशियंसी इंप्रूवमेंट इन सब्सिडाइज्ड इंडस्ट्री, मतलब क्या होता है, आप जब ज़्यादा सब्सिडी देते हैं तो इनोवेशन नहीं आ पाता है। कैसे नहीं आ पाता, गवर्नमेंट मतलब कंपनीज़ को ये लगने लगता है अरे इस पे हमें सब्सिडी मिल रही है, अगर इसमें हम कुछ बदलाव करते हैं तो हमें गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी। आप किसी भी चीज़ को हॉलिस्टिक सोचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनएफिशिएंसी आ जाती है, कोई एफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं हो पाता। फिस्कल बर्डन बहुत हो जाता है। अरे गवर्नमेंट यूरिया पे कितनी सब्सिडी देती है आपको पता ही है, आप मुझे देख कर बताना कितने करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, तो आप देखना उसमें तो फिस्कल बर्डन गवर्नमेंट का बहुत बढ़ जाता है। डिपेंडेंसी, ऑब्वियस सी बात है, जब सब्सिडी आप बहुत दे दोगे तो किसानों की डिपेंडेंसी हो जाएगी, या फिर किसानों को नहीं कहना चाहिए, और भी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज़ की भी डिपेंडेंसी हो जाती है। उस डिपेंडेंसी के कारण क्या होता है, निगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं आपको। चुनाव प्रचार आप जब करेंगे तो अपोजिशन कहेगी आपकी सब्सिडी खत्म कर दिए, उस सब्सिडी को हम रिन्यू करेंगे। मार्केट कंपटीशन तो ख़त्म ही हो जाएगा भाई। एक कंपनी को आप बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं फूड बनाने वाली को, और एक कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, उसे सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, तो मार्केट कंपटीशन बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल लैग आ जाएगा। वही बात आ गई, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है जब आप सब्सिडी दे देंगे तो यूज्ड फॉर अदर वाइटल सर्विस, मतलब आप जब बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे देंगे तो अदर सर्विसेज में जो पैसा यूज़ होने वाला था उसकी अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। तो इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि मेरी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई दूसरे की वजह से। मतलब आपने इतनी सब्सिडी दे दी कि जो मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए था, जो मैं स्टार्टअप हूँ, मुझे गवर्नमेंट के द्वारा पैसा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता, तो इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इक्विटी कंसर्न, नॉट ऑलवेज बेनिफिट दोज हु नीड फॉर देम, मतलब जिसको ज़रूरत होती है उसको नहीं मिल पाता, इक्विटी कंसर्न। आप ये मत सोचिए ये मेंस में आएगा, ये प्रीलिम्स में आपके ऑप्शन की फॉर्म में आ सकता है। क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं सब्सिडी के, 4 ऑप्शन डाल देगा। मार्केट डिस्टॉर्शन हो सकता है, इनएफिशिएंसी हो सकती है, फिस्कल बर्डन हो सकता है, डिपेंडेंसी बढ़ सकती है, मार्केट कंपटीशन बढ़ सकता है, देखो डाल सकता है, और एक्चुअली मार्केट कंपटीशन घट ही जाएगा, क्या रह जाएगा कंपटीशन, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल लैग हो सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बढ़ सकती है, आप डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, मगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा घटी जाएगी, ठीक है। सब्सिडी कुड यूज फॉर अदर वाइटल सर्विस, इक्विटी कंसर्न हो सकता है। ये सब आप पॉइंट नोट करना, आपको मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ है, एक ड्राफ्ट बना है, ड्राफ्ट कहते हैं मतलब शुरुआत है किसी रूल्स की। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आप ग्रीन क्रेडिट का जो प्रोग्राम है उसकी इम्प्लीमेंट से रिलेटेड एक ड्राफ्ट बनाया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा बनाया गया है, और इसको इंस्टीट्यूट किया जाएगा अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका रोल क्या है, अगर कोई भी इंडिविजुअल, देखो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत, प्राइवेट सेक्टर, ईटीसी इन्वायरमेंट पर पॉजिटिव एक्शन लेते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को किसी ना किसी से बेनिफिट पहुंचाते हैं, ट्री लगाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करते हैं, तो जब इनके द्वारा ये सब किया जाएगा तो इन्हें इंसेंटिव दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। समझ रहे हैं, यही ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है। ये वैसा प्रोग्राम नहीं है जो पहले चलता था ग्रीन क्रेडिट के, आपने कम खर्चा किया है तो आपको गवर्नमेंट पैसा देगी, आपके पास जो क्रेडिट आ गए वो आप बेच सकते हैं दूसरी कंपनी को। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको ग्रीन क्रेडिट के थ्रू पैसा प्रोवाइड करवा रही है, इंसेंटिव प्रोवाइड करवा रही है, फिस्कल सपोर्ट दे रही है, क्योंकि आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट रखा है किस पर,
एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो इसे कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। इसको एडमिनिस्ट्रेट करेगी, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर जानी। इसको यूनियन बजट 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम इसके सेक्टर देख लेते हैं, सेक्टर कौन कौन से कवर कर रहे हैं सेक्टर। और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ट्री प्लांटेशन, आप ट्री प्लांटेशन कर दीजिए, आपको इंसेंटिव मिलेगा। वाटर कंजर्व करिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कीजिए, सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर करिए, इको मार्क लेवलिंग कीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है। इको मार्क लेवलिंग क्या होती है? एक्चुअली हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमने कितना कम ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न किया है, क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नहीं है, कि हम फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इको मार्क कहते हैं। मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किए। आपसे मेरी दरख्वास्त है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे पास थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो सके, क्योंकि हमारे पास सुविधाओं का अभाव है। थैंक यू वेरी मच।